हेलो स्टूडेंट, निराला साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उसके आकार के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के प्रवर्तन का आज तीसरा क्लास है जो हम लोग अब आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव पर अगर है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ध्रुव पर बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। ठीक है। अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच में है, ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अब अंतिम देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कहाँ बनेगा? उस प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब देखिए, जब भी यानी कि अवतल दर्पण में पढ़ाया था कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, तीनों बनता है। ठीक, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर, छोटा और बड़ा तीनों बनेगा और आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और कहाँ बनेगा? और उसमें सीधा भी होगा, उल्टा भी होगा। लेकिन बात करेंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में आभासी भी बनेगा और वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो टॉर्च में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? टॉर्च में लगाते हैं। उसके बाद वाहन के हेडलाइट में लगता है। ठीक है, वाहन का जो हेडलाइट आगे वाला जो होता है उसमें भी क्या लगता है? अवतल दर्पण लगता है। सर्च लाइट में उपयोग होता है। अगर डॉक्टर रोगी के नाक, कान, मुंह, आंख देखता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और सौर भट्टी में भी उपयोग होता है। सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सब यहाँ जो बता दिया, ये सब क्या चीज के लिए है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है इस सब में। अब बात करेंगे आगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर में। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते होंगे, बाइक, स्कूटी या कोई भी 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि साइड में दाएं साइड या बाएं साइड 2 गो शीशा लगा रहता है बाहर की तरफ। तो वो कौन सा शीशा रहता है? उसे साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा मिरर रहता है, कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहन के साइड मिरर में। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा संख्या के आगे। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा और अवतल दर्पण का वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक हो जाता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि हम यहाँ से ये बात सीखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों
धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। और वस्तु दूरी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ आप देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ ध्रुव है, यहाँ पी होगा ध्रुव। ठीक है, ध्रुव अगर ध्रुव है, ध्रुव के दाएं साइड जितने होंगे, ध्रुव के दाएं साइड जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और ध्रुव के बाएं साइड जितने भी होंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये ध्रुव है, ध्रुव के बाएं साइड क्या पड़ता है, फोकस। ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, एफ से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी देख लेते हैं कि ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वही अब आगे देखता हूं कि अब देख लीजिए, यहाँ आई पर मान लीजिए कि आई पर प्रतिबिंब बन रहा है, आई ओ बिंदु पर वस्तु रखा हुआ है, ओ बिंदु पर क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। तो ओ और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु दूरी, जिससे यू से सूचित किया जाता है। और आई पर प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, तो आई और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में भी देखते हैं कि ओ पर क्या है, ओ पर वस्तु रखा हुआ है, तो ओ पर वस्तु रखा है, तो ओ और बिंदु पी ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ओ और पी के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। और इसका प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु आई पर, तो बिंदु आई और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसी से निकलता है कि दर्पण सूत्र, क्या निकलता है, दर्पण सूत्र। जो अब दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या है, दर्पण सूत्र है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटा m से सूचित किया जाता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h, यानी कि एक और फॉर्मूला होता है कि m बराबर -v बटा u, जहाँ v क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, u वस्तु की दूरी है, तो -v बटा u, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसका मान धनात्मक लेंगे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसका मान ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और पिछला 2 क्लास जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तीनों क्लास को अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और जगह कहीं भी और जगह पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगा। प्रकाश का प्रवर्तन का जो न्यूमेरिकल है उसको आगे का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ा दूंगा।